हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 55 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे बाद मन्नत की पलकें किसी बोझ तले दबी हुई थी, जैसे सदियों बाद खुल रही हो। जैसे ही उसे होश आया, पिछली कल का हर एक खौफनाक मंजर बिजली बनकर उसके जहन में कौंध गया। वो जहरीला धुआं, राव की वह बहसी मुस्कान और किंग तक पहुंचने के लिए किया गया वह शर्मनाक सौदा। नहीं, वह एक चीख के साथ बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने पागलों की तरह चारों तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह राव के उस बदबूदार और खौफनाक अड्डे पर नहीं थी। वह फार्म हाउस के अपने और वेदांश के आलीशान कमरे में थी। वही मखमली बिस्तर, वही खिड़कियां और वही सुकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन्नत कांपते हुए खुद से फुसफुसाई, मैं यहाँ कैसे? मैं जिंदा हूँ? क्या वो सब महज एक डरावना ख्वाब था? नहीं, राव की वो गंदी हंसी और मेरी रूह का कांपना, वो सपना नहीं हो सकता। उसने खुद को जोर से चिकोटी काटी। दर्द असली था। वह बदहवास हालत में कमरे से बाहर भागी। उसे डर था कि बाहर शायद सन्नाटा और तबाही होगी, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। तभी सीढ़ियों के पास उसकी नजर वेदांश पर पड़ी। वह सफेद शर्ट के बटन खोले फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और मुस्कान थी। जैसे ही वेदांश की नजर सीढ़ियों पर खड़ी पसीने से तरबतर और कांपती हुई मन्नत पर पड़ी, उसने तुरंत फोन काटा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई जिसे पढ़ना मन्नत के बस में नहीं था। वेदांश जैसे जैसे मन्नत की ओर बढ़ रहा था, मन्नत को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही हो। उसे अपने शरीर से घृणा महसूस हो रही थी। भले ही राव ने उसे छुआ नहीं था, लेकिन मन्नत के मन में वो सौदा किसी गहरे घाव की तरह ताजा थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वह इसी सोच के साथ खड़ी थी कि वह यह बात वेदांश को कैसे बताए। वही वेदांश उसके ठीक सामने खड़ा हुआ तो मन्नत ने अपनी नजरें झुका ली। वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। वेदांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप उठ गई जान? उसकी आवाज में एक ऐसी धार थी जो मन्नत के कलेजे को चिर गई। वह कांपते हुए होठों से कुछ कहने की कोशिश की। मैं यहाँ कैसे? मन्नत की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कियारा और जैस्मिन कहाँ हैं? राव का क्या हुआ? वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मन्नत की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मन्नत की आंखों में आंसू छलक आए। वेदांश की उंगलियों का स्पर्श आज उसे सुकून नहीं बल्कि दर्द दे रहा था, क्योंकि उसे अपनी कीमत याद आ रही थी जो उसने राव के सामने लगाई थी। तभी वेदांश सपाट लेकिन गहरे लहजे में बोला, अब आप रेडी हो जाइए जान, हम शेखावत मेंशन जा रहे हैं। शेखावत मेंशन का नाम सुनते ही मन्नत का कलेजा मुंह में आ गया। वह हक्की बक्की होकर वेदांश को देखने लगी। वो अभी इस उलझन में थी कि वह उसका सामना कैसे करे, उससे नजरें कैसे मिलाए, और सबसे बड़ा सवाल कि वह यहाँ सुरक्षित कैसे पहुंची। वह इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में फंसी थी कि अचानक घर जाने की बात ने उसे झकझोर दिया। मन्नत हड़बड़ाते पूछी, क्या कहा आपने? अभी? अचानक शेखावत मेंशन क्यों भी? वेदांश ने आगे बढ़कर अपनी उंगली मन्नत के कांपते हुए होठों पर रख दी। उसकी छुअन में आज एक अजीब सा अधिकार था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों? अब क्या आपको अपने घर जाने के लिए मुहूर्त निकलवाना होगा? मन्नत की आंखें भर आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका भी उससे बहुत दूर हो गया है। तभी वह उसे शेखावत मेंशन जाने को कह रहा था, लेकिन वह उसे चाहकर भी पूछ न सकी। आंखों में भरा आंसू ही सब कुछ बयान कर रहा था। उसकी मनोदशा वेदांश समझ रहा था।
उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली और फिर उसे सोफे पर बैठाया। बेबस और सहमी हुई मन्नत के करीब झुककर अपने अंगूठे से उसके गालों पर लुढ़कते आंसुओं को पोंछा। मन्नत का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में हजारों अनकहे सवाल थे। वेदांश एक धीमी और मखमली आवाज में कहा, जान, आप इतना क्यों सोच रही हैं? आप इस वक्त सही सलामत मेरे सामने हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मन्नत ने हैरानी और अविश्वास के साथ वेदांश की आंखों में झांका। उसके गले से बमुश्किल आवाज़ निकली। वह रूंधे हुए गले से बोली, वी, क्या आपको मालूम है कि मैं कहाँ थी? मैं उस मन्नत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वेदांश ने नरमी से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। उसने मन्नत को आगे बोलने से रोक दिया, जैसे वह उसकी जुबान से उस खौफनाक सच को सुनना ही नहीं चाहता था। वह गंभीरता से बोला, आपको किसी भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है जान। मैं जानता हूँ कि आप कहाँ थी। वेदांश के यह शब्द सुनते ही मन्नत के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पत्थर की मूरत बनी वेदांश को एक टक देखने लगी। उसके दिमाग में एक ही बात गूंजी, आपको कैसे मालूम? मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं था। मन्नत की खामोशी को पढ़ते हुए वेदांश ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आपको लगता है मुझे हर बात बताने की जरूरत है? मैं आपके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को पढ़ सकता हूँ। आपके दिल में क्या चलता है यह मैं महसूस कर सकता हूँ। मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब आप मुझसे नजरें चुरा रही थी, इसलिए मैंने आपको फॉलो किया। मन्नत की सांसें थम गई। वेदांश का हर शब्द उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। वह शांति से बोला, जैसे ही मुझे पता चला कि उस राव ने आपको फिर से अपने जाल में फंसा लिया है, मैं तुरंत पुलिस को लेकर उसके अड्डे पर पहुंच गया। मैं, कबीर और मयंक, हम तीनों वहां मौजूद थे। इसलिए अब आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस ने राव को गिरफ्तार कर लिया है। वह अब उनके हवाले है और कानून उसे उसके कर्मों की सजा देगा। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। वह दरिंदा अब आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जैस्मिन और कियारा भी घर पहुंच चुकी हैं और पूरी तरह सुरक्षित है। मन्नत अवाक रह गई। वह अपनी फटी आंखों से वेदांश को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नरक से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वहां से इतनी आसानी से पुलिस ने उसे कैसे बचा लिया। मन्नत धीमी आवाज में बोली, क्या सच में हमें पुलिस ने बचाया है वी? वेदांश के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में एक कड़वा सच छिपा था। हाँ जान, सच में। फिर उसने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। मैं जानता हूँ आप इतनी आसानी से पुलिस वाली बात पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन आपको इसी सच के साथ जीना होगा कि राव को कानून ने पकड़ा है। मैं आपको वह खौफनाक हकीकत नहीं बता सकता कि वह पुलिस नहीं, मेरे साथ है और मैं वह किंग हूँ जिससे आप नफरत करती है। आई एम सॉरी जान, पर यह झूठ आपकी सलामती और हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। मन्नत ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसका दिल अब पछतावे से भर उठा था। वी, आई एम सॉरी। मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बस डरी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप। वेदांश ने एक बार फिर उसकी बात बीच में ही काट दी और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। जान, मैंने कहा ना, मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे पास हैं, यही काफ़ी है। वेदांश के शब्दों ने मन्नत के मुरझाए चेहरे पर एक हल्की सी चमक लौटा दी। उसने अपनी नजरें झुकाई और एक दबी हुई मुस्कुराहट के साथ धीरे से पूछा, पर आप मुझे वापस शेखावत मेंशन क्यों भेज रहे हैं? यह सुनते ही वेदांश खामोश हो गया। उसने अपनी गहरी और नशीली नज़रों से मन्नत के चेहरे को निहारा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो इसका मतलब है कि आप मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं जाना चाहती?
वेदांश की बात सुनते ही मन्नत की पलकें शर्म से झुक गई। वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी खामोशी और झुकी हुई पलकें साफ हाँ का इशारा कर रही थी। यह देखकर वेदांश की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वह मन्नत के और करीब झुका और उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बेहद प्यार से फुसफुसाया, सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि आप मुझे एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी छोड़कर कहीं जाए। वेदांश के लफ्ज और उसकी नज़दीकी मन्नत के कानों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। शर्म और हया से उसके कान के पास की लौ लाल हो गई। उसने घबराहट और बढ़ती धड़कनों के कारण अपनी मुठियां कसकर भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेपनाह मोहब्बत को कैसे संभाले। फिर वेदांश मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या करे जान, ना चाहकर भी मुझे आपको शेखावत मेंशन भेजना ही होगा। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे पर फिर से उदासी उतर आई। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। वह झुकी हुई पलकों को उठाकर वेदांश को देखने लगी और हल्का सा मुंह फुलाते हुए बोली, क्यों? वेदांश ने बेहद नरमी से उसके माथे को चूमा और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं आपको पूरी जिंदगी इस फार्म हाउस में अपनी प्यार की दुनिया में कैद करने वाला हूँ। यह सुनते ही मन्नत ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए होठ टेढ़े किए। मैं तो पहले से ही आपकी कैद में हूँ। वेदांश हल्की हंसी के साथ उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आवाज़ गहरी और बेहद सच्ची थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से मेरी हो जाए जान। मैं आपको जी भरकर प्यार करना चाहता हूँ, हर सांस, हर पल। वह थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में झांकता है, और उसके लिए हमें शादी करनी होगी। मन्नत की धड़कनें अचानक तेज हो गई। वह उसके कहने का मतलब समझ रही थी। वह अपनी नजरें फिर दूसरी ओर चेहरा घुमा लेती है। यह देख वेदांश के चेहरे पर दिलकश मुस्कान बिखर जाती है। वह शरारती अंदाज में कहा, क्योंकि हमारी शादी शेखावत मेंशन और राठौर मेंशन से होगी, मैं बारात लेकर आऊँगा। फिर वह थोड़ा झुका और धीमी मदहोश आवाज में बोला, लेकिन हमारी सुहागरात हमारे फार्म हाउस में होगी, इसलिए मैं फार्म हाउस को फिर से रिन्यू करा रहा हूँ। सब कुछ नया नया लगेगा। यह सुनते ही मन्नत पूरी तरह से शर्मा गई और अपना चेहरा वेदांश के सीने में छुपा लिया। वेदांश ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और गहरी आवाज में बोला, जान, आपसे एक वादा चाहिए। मन्नत अपनी नजरें उठाकर देखी। वह उसके हथेलियों को कसकर थामते हुए कहा, जान, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन हमारे फेवर में हो या ना हो, आप मुझसे दूर कभी नहीं जाएंगी। यह सुनते ही मन्नत खामोश हो गई। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, वादा है वी, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। यह मुझे एहसास हो गया है वी। वेदांश एक बार फिर कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं दूसरी ओर किंगडम के तहखाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। वहां राव और जमीर की रूह कपा देने वाली चीखें न होती तो। वेदांश अपनी किंग वाली कुर्सी पर पैर टिकाए बैठा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना कोई जोश। वहां सिर्फ एक बर्फीली खामोशी थी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मयंक और कबीर भी हाथ बांधे आराम से बैठे हुए थे, जबकि सामने राव और जमीर खून से लथपथ बेरियों में जकड़े हुए थे। जमीर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन राव अभी भी अपनी फटी हुई नजरों से वेदांश को चुनौती दे रहा था। वेदांश धीरे से अपनी जगह से उठा। उसकी भारी जूतों की आवाज गूंजी। वह राव के ठीक सामने आकर रुका। वह सपाट और ठंडी आवाज में कहा, मानना पड़ेगा राव, चमड़ी काफी जबरदस्त है तुम्हारी। इतने घाव खाकर भी टूटे नहीं। आखिर कब तक यह खेल खेलोगे? मुंह खोल क्यों नहीं देते? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, वह मलिक किस अंधेरे कोने में दुबका है और उसके अगले इरादे क्या है? राव ने अपनी टूटी पसलियों के दर्द को दबाते हुए थूका। तू हमारी जान ले ले वेदांश, लेकिन मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मलिक कहाँ है। तू हमें मार सकता है पर हमारी वफादारी नहीं छीन सकता।
वेदांश के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपना भारी पैर राव के उस जख्म पर रख दिया जो अभी अभी कोरों से ताजा हुआ था। राव के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। वेदांश ने पैर का दबाव और बढ़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा, एक बात समझ में नहीं आई राव, तू उस मलिक को बचा क्यों रहा है? तू तो खुद उसके साथ गद्दारी करके बैठा है। तेरी गद्दारी के किस्से तो अब तक उस तक पहुंच भी गए होंगे। अगर मैं तुझे छोड़ भी दूं तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर यह झूठी वफादारी क्यों? राव की आंखों में दर्द के बावजूद एक पागलपन था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मैंने उसके साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी मैं तुझे उसका पता कभी नहीं बताऊंगा। तू उस तक कभी नहीं पहुंच सकता किंग। तू चाहे हमें कितना भी टॉर्चर कर ले, तू अच्छी तरह से जानता कि हम जैसे लोग इसी दहशत में पैदा होते हैं और इसी दहशत में मर जाते हैं। हमारे लिए दर्द कोई नई बात नहीं है। वेदांश ने अपना पैर हटाया और राव के चेहरे के पास झुककर बोला, दहशत? तुझे लगता है तूने दहशत देखी है? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है राव। अगर तुम मरने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें मौत इतनी आसानी से नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उस मकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे। वेदांश ने अपनी ठंडी नजरों को राव की आंखों में गाड़ दिया। वहीं राव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जहरीला नाग उसे अपनी कुंडली में जकड़ रखा हो। वेदांश के होठ तिरछे हुए और एक ऐसी मुस्कान उभरी जो मौत की दस्तक जैसी थी। वह बर्फीली आवाज में बोला, क्या हुआ राव? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। दहशत में पैदा हुए हैं, दहशत में मरेंगे, फिर अचानक तेरी आंखों में यह खौफ क्यों उतर आया? क्या हुआ? रूह कांप गई। वेदांश थोड़ा और करीब झुका। उसकी आवाज अब और भी धीमी और डरावनी हो गई थी। अच्छा लगा, यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था। यही दर्द, यही डर जो तूने मेरी जान को दिया था। तू उन्हें डराया, उन्हें उस काल कोठरी में रखा। अब उस एक एक पल का हिसाब होगा। वेदांश ने राव के जख्म पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाते हुए उसे और तड़पाया। कितना बेवकूफ है तू राव। तू किंग से उलझने चला था, वह किंग जिसका नाम ही काफी है अच्छे अच्छों की हवा टाइट करने के लिए। तू भूल गया कि जिस शहर में तू सांस ले रहा है वहां का कानून मैं हूं, पावर भी मैं हूं। तेरा वो मलिक जब मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और छुपटा फिर रहा है तो तू किस खेत की मूली है? राव की आंखों से आंसू और खून एक साथ बह रहे थे। वह कुछ बोलना चाहता था पर गले से सिर्फ घरघराहट निकल रही थी। वेदांश ने एक अंतिम चेतावनी के साथ कहा, तूने जो मिस मन्नत के साथ किया है उसकी सजा तूने अभी देखी ही कहाँ है। तेरी जान तेरे शरीर से निकलेगी एक एक कतरा करके। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। तू मौत के लिए गिड़गिड़ाएगा पर मौत तुझसे कोसों दूर होगी। तू ना मर पाएगा ना जी पाएगा। तू बस एक जिंदा मिसाल बनकर रहेगा कि किंग की क्वीन पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। और फिर जब तू तड़प तड़प कर मरेगा ना तो तेरी मौत में अपनी क्वीन को गिफ्ट दूंगा। राव की आंखें फैल गई। वेदांश सीधा हुआ, मैं शादी करने जा रहा हूँ राव, और तेरी मौत हमारी शादी का पहला तोहफा होगी। राव ने एक बार फिर अपना डर छुपाते हुए गुस्से से खून थूकते हुए कहा, तो इंतजार किस बात का है किंग? मार दे मुझे। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो मौत से पहले दिखाई देती है। मौत तो बहुत आसान चीज है। वह बोला, अगर तुम दोनों मलिक के आदमी हो तो मैं भी तो देखूं तुम दोनों कितना नहीं टूटते। उसने बिना पीछे देखे हाथ उठाया। एक इशारा, अगले ही पल कमरे में फिर से चीखें गूंज उठी और वेदांश चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था ना कोई दया, बस एक ठंडी चमक। फिर वो बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक टूटती हुई चीख गूंजी, रुक जाओ किंग। जमीर की आवाज थी। वह पूरी तरह टूट चुका था। वेदांश के कदम वहीं थम गए। वह धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उधर राव गुस्से से जमीर को घूरते हुए दहाड़ा।
जमीर, अपना मुंह मत खोलना। जमीर ने दर्द से दांत पीसे। उसकी आवाज में अब डर और दर्द दोनों था। यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था राव। मलिक को धोखा देने से पहले। अगर तुम मलिक से गद्दारी नहीं करते तो आज हम इस हालत में नहीं होते। राव का चेहरा सन रह गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखा। वेदांश ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, समय बहुत कम है। मुझे अपनी और अपनी क्वीन की शादी की तैयारियां करनी है। उसकी आवाज में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, सिर्फ फैसला था। मुंह खोलो जल्दी। जमीर जमीन पर घुटने के बल झुका हुआ था। उसकी सांसें बेतरतीब थी, सीना जैसे फट जाएगा। किंग, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर मैं सच बता दूं तो क्या तुम मुझे सही सलामत यहाँ से जाने दोगे? वेदांश की आंखों में अचानक एक खतरनाक खामोशी उतर आई। वह कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर दांत पीसते हुए बोला, सौदा किंग नहीं करता। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। और तुम एक बार फिर वही गलती करने जा रहे हो। मुझे सौदा नहीं, सच चाहिए। वह झुककर जमीर के बिल्कुल सामने आ गया। अगर सच बोला तो हो सकता है तुम्हारी सजा कम हो जाए, हो सकता है मौत थोड़ी आसान मिल जाए। उसकी आंखों में सीधा खतरा था। और तुम जानते हो, मेरे किंगडम में जो आता है उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। जमीर की आंखों में डर उतर गया। उसे साफ समझ में आ गया था कि वह जिंदा तो नहीं बचेगा, लेकिन वह इस दर्दनाक मौत से डर रहा था। उसे ऐसी मौत नहीं चाहिए थी। उसने थरथराती आवाज में कहा, किंग, मलिक को ब्लैक बुक चाहिए। यह सुनते वेदांश का सब्र टूट गया। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का जमीर के गाल पर जड़ दिया। वह दूर जाकर गिरा। यह तो मुझे भी मालूम है। वेदांश गरजा, कुछ नया बोल। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। वो कहाँ छुप कर बैठा है? उसका असली इरादे क्या है? उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? और वो मुझसे ब्लैक बुक हासिल करने के लिए क्या खेल खेलने वाला है? उधर राव चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। नहीं, अगर जमीर ने मलिक का पूरा सच उगल दिया तो सब खेल बर्बाद हो जाएगा। हम तो वैसे ही मरने वाले हैं, लेकिन मैं इस किंग को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में जहर उतर आया। मुझे जमीर को रोकना ही होगा और इसके लिए मुझे इस वेदांश को कहीं और उलझाना होगा। राव ने दर्द से कहराते हुए अचानक चिल्ला उठा, किंग, तुम्हारे पिता अधिराज राठौर जिंदा है। यह सुनते ही कमरे की हवा जैसे जम गई। मयंक, कबीर और वेदांश तीनों एक साथ सन रह गए। कुछ पल तक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वेदांश को तो समझ ही नहीं आया कि उसने अभी क्या सुना। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। वह धीरे धीरे राव की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अविश्वास और आग दोनों थे। क्या कहा तूने? उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन वही शांति सबसे खतरनाक थी। राव की भी आंखों में शैतानी चमक थी। वह जानता था यही एक बात है जो वेदांश को मलिक के असली इरादों से भटका सकती है। वह दांत दिखाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही सुना है किंग। तुम्हारे पिता अधिराज राठौर जिंदा है और वह मलिक के कैद में है। यह सुनते ही वेदांश की मुठिया अपने आप कस गई। उसकी नसें तन गई। बकवास बंद कर, वेदांश ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। मेरे पिता नहीं, उन्हें तो गुजरे हुए। राव ने सिर हल्का से झटका। नहीं किंग, वह जहर घोलती मुस्कान के साथ बोला, मलिक ने उन्हें मारा नहीं था, उसने उन्हें जिंदा रखा। कमरे में खामोशी और भी गहरी हो गई। राव ने आगे कहा, मलिक ब्लैक बुक तुम्हारे पिता के बदले लेने वाला है। यही उसका असली सौदा है। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटता हुआ सा दिखा, फिर अगले ही पल वहां बर्फ जैसी ठंडक आ गई। मयंक ने घबराकर कहा, वेद, यह झूठ भी हो सकता है। यह हमें उलझाने की चाल है। लेकिन वेदांश ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र राव पर जमी थी। अगर तू झूठ बोल रहा है ना राव, वो धीरे से बोला, तो तेरी मौत आज से पहले किसी ने देखी नहीं होगी। राव ने खून से सने होठों से मुस्कुराते हुए कहा,
और अगर मैं सच बोल रहा हूँ किंग, तो तुम जल्द ही ब्लैक बुक और अपने पिता में से किसी एक को चुनने पर मजबूर हो जाओगे। और यदि तुमने ब्लैक बुक को छोड़ा तो इस दुनिया में तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। वेदांश के चेहरे पर एक डरावनी खामोशी थी। उसने जमीर या राव की तरफ एक बार भी पलटकर दोबारा नहीं देखा और सीधे अपने किंगडम से बाहर निकल गया। मयंक और कबीर साय की तरह उसके पीछे हो गए। जैसे ही वेदांश के कदमों की आहट दूर हुई, जमीर ने राव की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। वो हाँफते हुए पूछा, ये तुमने क्या किया राव? तुमने अधिराज राठौर का सच उसे क्यों बता दिया? तुझे अंदाजा भी है कि अब वह सच तक पहुंचने के लिए सीधे मलिक के गले तक पहुंच जाएगा? राव के चेहरे पर एक शैतानी और बदसूरत चमक थी। उसने खून से सने अपने दांतों को दिखाते हुए एक घिनौनी हंसी हंसा। तो और क्या करता मैं? तू अपना मुंह खोलने ही वाला था जमीर। अगर तूने बता दिया होता कि मलिक का असली इरादा क्या है और उसने 25 सालों से क्या प्लान किया है, तो किंग जीत जाता और मैं उस किंग वेदांश राठौर को अपनी आंखों के सामने जीतते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वो तिल तिल कर मरे। जमीर गुस्से में बोला, पर क्या फायदा? अधिराज राठौर का सुराग मिलते ही वह मलिक का साम्राज्य की धज्जियां उड़ा देगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। राव गुर्राते हुए कहा, यही तो तेरी गलती है जमीर। मलिक मर जाएगा लेकिन वह अपना राज कभी नहीं खोलेगा। जिस राज को छुपाने के लिए उसने 25 साल तक अपनी रूह बेच दी, उसे वह इतनी आसानी से नहीं उगलने वाला। और रही बात वेदांश राठौर की, वह मलिक के साम्राज्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ हम दोनों को मालूम है और हम दोनों अब उसके हाथ नहीं आने वाले हैं। हम भाग रहे हैं। यह सुनते ही जमीर पागलों की तरह हंस पड़ा, जोर जोर से बेकाबू। यह किंग का किंगडम है राव। यह मौत भी बिना उसकी इजाजत नहीं आती। और तू भागने की बात कर रहा है? राव ने पहली बार गंभीर होकर कहा, जब मरना ही है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? उसकी आंखों में नफरत उबल रही थी। मैं किंग को बर्बाद होते देखना चाहता हूँ और मुझे अच्छी तरह से मालूम है उसकी बर्बादी कैसी होनी चाहिए। इधर वेदांश अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन उसके अंदर का तूफान खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। राव की वह आवाज उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। तुम्हारे पिता अधिराज राठौर जिंदा है। उसका पूरा शरीर तनाव में था। क्या वाकई 25 साल का वह इंतजार, सच, आंसू और वह अधूरापन खत्म होने वाला था? कबीर चिंता के साथ बोला, वेद, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है राव की कोई सोची समझी चाल हो। वह अपने मलिक के असली इरादों से भटकाकर किसी जाल में फंसाना चाह रहा हो। वेदांश एक बेहद गहरी और ठंडी आवाज में कहा, यदि उसकी बात में 1% भी सच्चाई है कबीर, तो हमें किसी भी कीमत पर उस मलिक के साम्राज्य तक पहुंचना ही होगा। अगर मेरे पिता जिंदा है तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। माँ का इंतजार, मेरा बचपन, सब कुछ उसी एक सच से जुड़ा है। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। वही मयंक गाड़ी चलाते हुए कहा, पर रास्ता क्या है वेद? राव और जमीर दोनों पत्थर के हो चुके हैं। वह मर जाएंगे लेकिन मलिक के साम्राज्य का पता नहीं उगलेंगे। हमने उन्हें हद से ज़्यादा टॉर्चर किया है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो दोनों भी इसी माफिया वर्ल्ड के कीड़े हैं। उन्हें दर्द सहने की आदत है। टॉर्चर उन्हें नहीं तोड़ पा रहा है। गाड़ी के शीशे में वेदांश की आंखों की एक झलक दिखी। उसमें एक ऐसी खतरनाक चमक थी जो तबाही का संकेत दे रही थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, जिसका मतलब कबीर और मयंक समझ गए थे। किंग एक बार फिर अपनी जाल बिछा चुका था। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर सिंदूरी रंगत छा गई थी। वेदांश की गाड़ी जब फार्म हाउस के गेट पर रुकी तो उसके दिमाग में विचारों की जंग चल रही थी। राव के वो शब्द, तुम्हारे पिता जिंदा है, उसके कान के पर्दों को फाड़ रहे थे। वह बेचैन था, वह चीखना चाहता था, वह सच जानना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने फार्म हाउस के भीतर कदम रखा, हवा का रुख ही बदल गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके भारी कदम खुद पर खुद थम गए और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या होगा कहानी में आगे? क्या वेदांश अपने पिता अधिराज राठौर तक पहुंच पाएगा? और कैसे भागेंगे राव और जमीर किंग के किंगडम से? और क्या उस लॉकेट का सच वेदांश तक पहुंच गया है
यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।